हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट क्लास 12 की हिस्ट्री मध्यकालीन भारत कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जिसका नाम है मुगल दरबार। इसका मतलब हमें इसमें मुगल के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने 7th में पढ़ा होगा तो 7th में चीजें ना थोड़ी जब आपने पढ़ी होंगी तो थोड़ी क्रम में थी। आपको पता चल रहा था कब सल्तनत आ रहा है, कब मुगल आ रहा है, या फिर कब विजयनगर साम्राज्य। बट आपको 12th में देखा गया होगा तो 12th में आपको कुछ कुछ इधर से उधर लग रहा होगा, ठीक है, और ये लगना भी चाहिए क्योंकि ऐसा ही है। बट ये आपकी दिक्कत कब क्लियर होगी? ये आपकी जब हो जाएगी जब आप थोड़ी स्टैंडर्ड पढ़ोगे। अभी आपकी एक आध दो दिन में एनसीईआरटी आपकी सभी खत्म होने वाली है। जैसा कि आप इसके बाद पार्ट 1 और रह जाता है आधुनिक भारत, उसका जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। 2 चैप्टर को एक वीडियो में देख के पढ़ लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड तुरंत हम चालू कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारी हिस्ट्री जल्दी समाप्त हो जाएंगी। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है हमें मुगल दरबार, इसका मतलब मुगल के बारे में। ओके, तो हर बार की तरह मैं फिर से आपको बताऊंगा कि केवल हम अपना इस किताबों में जो भी हमारे काम की चीज है केवल उन्हें उतार लेंगे। ओके, और बाकी को इधर उधर हमें ध्यान नहीं देना है क्या है इसमें क्या नहीं, ठीक। अपने काम के जो पॉइंट है हम अपने नोट करते चलेंगे और साथ ही अपना नोट्स बनाते चलेंगे। ओके, तो देख सकते हो आप इस पेज पर आपका कुछ काम का नहीं है तो आप फिर कुछ भी नोट मत करना, ठीक है। पर एक बार आप इस चैप्टर को रीड जरूर कर लेना। ओके, जैसे ही आप क्लासेस देखते हो तो उससे बाद में आप पहले चैप्टर रीड भी कर ले, ठीक है, और फिर नोट्स ही बना सकते हैं। इस प्रकार ये आपकी एनसीईआरटी कवर हो सकती हैं। ओके, तो इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है यहाँ आपको थोड़ा मुगल के बारे में बताया गया है, तो नोट करने का कोई वो है नहीं, तो आप पढ़ के देख सकते हैं इसमें, ठीक है। मुगल नाम इसमें ये सब इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो नोट तो बिल्कुल यहाँ कुछ आपको करना नहीं है, बट आप रीडिंग करना चाहो तो कर लेना, ठीक। इससे पता है क्या होता है, जब आप उसी चीज को बार बार अपने नोट्स में उतारोगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप ये सतीश चंद्र में तो पढ़ ही लोगे, तो और उससे पहले आपने 7th में पढ़ लिया। तो अपने जो काम की चीजें होती है ना मध्यकालीन भारत में, 2 तरह का देखना है। तो हमें यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, यदि ऑप्शनल है फिर तो ये आएगा जरूर यू मेंस में। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, केवल GS1 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आधुनिक भारत आएगा सिर्फ, ओके, मेंस में। और जो आपका मध्यकालीन से आएगा ना, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे कि बाबर के माता पिता हो गए, इसके बारे में बताए, उनका जीवनचर्या, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। वो पूछेगा लॉजिकली सवाल, जैसे बाबर द्वारा कौन सी नीतियां चलाई गई थी, उसके टाइम पर व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसी थी, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। ये हमारे काम के नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस हिसाब से हम ऐसी चीज से पढ़ने से क्यों बचते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद दे रखे हैं इनके उत्तराधिकारी। तो ये आपको 7th क्लास की हिस्ट्री है ना, वहां जो आपको नोट्स मिले हैं टेलीग्राम पर, तो या फिर आप अपनी किताब में देख लेना, वहां क्रम से लगाए गए, तो वहां आपने नोट कर लिए, तो फिर यहाँ नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल नोट नहीं करेंगे। ओके, ठीक। अब फिर यहाँ से थोड़ा पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट्स आपके इसके आधे पेज या एक पेज पर ही आने हैं, ठीक। ओके, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना जरूर। जो मुगल दरबारी इतिहासकार थे ना, वे फारसी भाषा लिखा करते थे, ठीक, बट वो स्वयं तुर्की के थे। जो मुगल थे उनकी मातृभाषा तुर्की थी, तो यहाँ यही लिखा गया है, तुर्की से फारसी, मतलब उनकी मातृभाषा थी तुर्की, बट अपनी जो भी शासन व्यवस्था थी वो अपनी फारसी भाषा में वो करा करते थे। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना, ठीक। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, तुर्की उनकी मातृभाषा थी। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया, मतलब दरबार में इस भाषा का प्रयोग होगा, किसका? फारसी भाषा का, ठीक। तो ये आप कर लेना, ठीक। और फिर यह आपको पॉइंट नोट करना है, क्या करना है इसमें, बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा, ये तो आपने सुनी है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है, इसे तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। ओके, और फिर एक पॉइंट आपको करना है, महाभारत का अनुवाद रजम नामा युद्ध की पुस्तक के रूप में हुआ, ठीक। ये पॉइंट आपने नोट कर लिए, और इधर आपका कुछ काम का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना, और आपको ये जो पॉइंट है ना जो आपके काम के आएंगे, ये आपको सतीश चंद्रा में मतलब ठीक ठाक दिए हो गए, और वे ढंग से नोट करने हैं, ठीक है, नोट कर रखे हैं और उनके नोट्स बना लिए, उनसे पढ़ेंगे
तो बढ़िया बढ़िया चीजें आप जब क्लासेस आएंगी, जब आप खुद ही कहोगे हाँ ये कंटेंट वाकई में हमारे काम का है। ओके, तो यहाँ आपको बस आधे पेज में अपने नोट्स आ जाने चाहिए। ओके, तो जैसे नस्तक लिपि, ठीक, नस्तक लिपि अकबर की पसंदीदा लिपि थी। अकबर ज्यादातर इसी में ही अपने इतिहासकारों से लिखवाया करता था। ठीक, और फिर आपको बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी इस पेज पर काम का है नहीं। तो यहाँ एक पॉइंट और करना है, अकबरनामा। तो ये अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। तो इसमें अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा था। अकबर ने जो भी कार्य कराए या जो भी कुछ किया उसने अकबर के बारे में यहाँ लिखा था। ठीक है, तो और बस यही पॉइंट नोट करना है इससे रिलेटेड, और उसमें कुछ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ एक पॉइंट आ जाता है, तो ये पॉइंट स्वयं लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे नोट कर लेंगे। तो क्या नाम है? सुलह ए कुल। इसका मतलब क्या होता है? सभी धर्म व मतों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। मतलब सभी धर्मों के इसमें आ जाती थी, किसी के भी धर्म के लोग इसमें आ सकते थे। ठीक है, ये एक कानून की तरह था। तो क्या नाम था इसका? सुलह ए कुल। ओके, तो ये सभी जातियों के लिए था। बस आपको ये पॉइंट नोट करना है। ठीक, और फिर अकबर की कुछ खासियत थी। तो अब तक आपका वैसे आधे पेज पर सारे नोट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, आधे पेज से ज्यादा के नोट आपके बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो फिर यहाँ लिखा गया आपको, अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर का मतलब समझते हो? टैक्स। फिलहाल टैक्स चलता है तो उसी हिसाब से। तथा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। किसने? अकबर ने। ठीक, ये पहले कर लगाए गए थे। और औरंगजेब के शासन काल में गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर फिर से लागू कर दिया। तो अकबर ने समाप्त कर दिया, बट अकबर के बाद औरंगजेब ने फिर जजिया कर को शुरू कर दिया। तो जजिया कर किस पे शुरू किया? मतलब गैर मुसलमान, मतलब जो कि लोग मुस्लिम नहीं थे उन पर फिर से ये कर लागू कर दिया। ठीक है, तो एक बात और आपको इंपोर्टेंट समझनी है। यहाँ क्या समझनी है? जब आप आधुनिक भारत पढ़ते हो ना, तो आधुनिक भारत में जो अंग्रेज होते हैं वो तो सबके साथ ही ऐसा करते हैं। ठीक, अत्याचार वो तो ज्यादा करते हैं। बट जो हमारा भारत था ना, वो सिर्फ मुगलों के साम्राज्य में भी नहीं था। ये नहीं था कि मुगलों के में भी हो अत्याचार, वहां भी होते थे। बट वहां थोड़े, जितने ब्रिटिश इंडिया कंपनी करती है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी थोड़े ज्यादा करती है, बट यहाँ थोड़े उस हिसाब से कम थे। पर अत्याचार यहाँ भी पूरे थे। ठीक है, मध्यकाल में आते आते स्थिति हमारे देश की बिगड़ने लगती है। ओके, तो फिर यहाँ आपको ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका बाकी जो हमें पढ़ना नहीं है, ये है क्लास 12 के स्टूडेंट का काम का, वो अपना इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज की टेंशन मत लेना कि ये हमें भी सभी को पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ एक पॉइंट नोट करना है। पहले तो आप ये एक चित्र देख लो, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्यों बनवाया था? ये जब मुगलों ने गुजरात को जीता था ना, तो उसकी खुशी में बनवाया था ये बुलंद दरवाजा। कहाँ? सीकरी में। तो इनके पॉइंट आपको नोट करने हैं। तो यूपीएससी में इसके क्वेश्चन भी आए। ओके, तो वो क्वेश्चन अभी देखेंगे किस टाइप से आए। तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक, शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का बुलंद दरवाजा। ठीक है, और ये यूपीएससी ने पूछा था, ये जो बुलंद दरवाजा है इसमें लाल पत्थर लगा गया है या सफेद संगमरमर से बना हुआ है? तो क्या लगाना था आपको क्वेश्चन? सफेद संगमरमर। तो आपको इसमें लगाना था सफेद संगमरमर बुलंद दरवाज का निर्माण हुआ था। ठीक है, वहां आने वाले लोग गुजरात में मुगलों की विजय को याद दिलाते हैं। तो आपको कैसे लिखना है? तो आपको नोट करके लिखना है क्या? यहाँ बुलंद दरवाजा अपने पॉइंट में, बुलंद दरवाजे के नीचे क्या लिखना है? सफेद संगमरमर पत्थर से। और मुगलों ने किस वजह से दिलवाया था? गुजरात जीत के कारण। ठीक है, तो आपको लाइन अपने शब्दों में ऐसी बदलनी होती है। तो ये आप नोट कर लेंगे ये पॉइंट। ओके, ये आपका आया था यूपीएससी में। फिर आपका कुछ काम का नहीं है यहाँ। फिर आपको यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत थॉमस रो ने जहांगीर। तो मतलब आपको इस लाइन में पता क्या याद रखना है? मतलब जहांगीर के समय पर कौन आया था? तो जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत थॉमस। तो ये आपको पॉइंट यहाँ याद रखना है। ठीक है,
और ये रिवाज है, ये कुछ याद नहीं रखना है। तो बस ये पॉइंट आपको इतना ही नोट करना है। जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत कौन से? वो थे टॉमस, और जो कि जहांगीर के समय आया था, बस ये याद रखना है। अब ये जेम्स प्रथम कौन था? आपको याद है, आपने 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी है, आने वाले में आधुनिक भारत पढ़ोगे अब, तो उसमें जो एलिजा प्रथम के बाद राजा बनता है ना ब्रिटिश का, तो वो जेम्स प्रथम ही था। अब फिर आपको यहाँ कुछ नोट नहीं करना है, कुछ नोट लायक आपके लिए है नहीं। यहाँ ये शाही परिवार जो भी दे रखा है ये हमारे काम का है नहीं, तो आप बिल्कुल भी इन्हें पढ़ने की भी, पढ़ तो लेना, एक बार रीडिंग कर लेना, बट नोट्स वर्ड्स इनके कुछ मत बताना, ठीक है। तो ये एक मंत्रियों के नाम दे रखे हैं, जो ये सतीश चंद्र है ना, उसमें हमने काफी नोट कर करके मंत्रियों के नाम लिखे हैं, तो वे सब मतलब सतीश चंद्रा से आपका कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो फिलहाल यहाँ कोशिश यही रखो, आप आधे आधे पेज के नोट्स बनाओ, जो मन में शंका बिल्कुल नहीं रहेगी हमने क्लास 12 की हिस्ट्री के छोड़ दी है या नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। तो फिर दीवान ए आला वित्त मंत्री, ये आप पॉइंट नोट कर लेना। दीवान ए आला कौन होता था? वित्त मंत्री। और एक बात और, ये हमें बार बार एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि आपने किसी भी और किताब की हिस्ट्री देखी होगी तो उसमें क्रम बढ़ते जाते हैं, बट आप जैसे ही हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, 6th 7th प्राचीन मध्यकालीन भारत, फिर हमने 12th के 3 थे वो भी प्राचीन मध्य आधुनिक, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि हमारी मेन बुक कौन सी होंगी? RS शर्मा, दूसरी सतीश चंद्र, और तीसरी होगी हमारी स्पेक्ट्रम। इन तीनों के अलावा हमें हिस्ट्री में कुछ भी रिसोर्सेज और फॉलो नहीं करना है, बट इससे नीचे हम बेस बनाने के लिए थोड़ी एनसीईआरटीयां पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो कि बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिल पाती हैं वो चीजें, तो हमें ये पॉइंट अपने नोट्स करने हैं, ठीक है। ये इसका महत्व है एनसीईआरटी पढ़ने का, ठीक। आपको फिर आगे कुछ काम का है नहीं, आपका बिल्कुल भी नोट नहीं करना है, ठीक है। और एक बार रीडिंग करके जरूर देख लेनी है, ठीक। और इसी के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ आप कुछ, आपको जो भी तिथि आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप इसमें से नोट कर सकते हैं। और एक बार आप क्लास जो 7th की आपकी हिस्ट्री है ना, उसे आप जरूर एक बार रिवाइज करके देखना। आपकी 7th की हिस्ट्री शायद वो चैप्टर नंबर 4 है आपका, मुगल साम्राज्य, वो आप जरूर पढ़ के देखना, ओके। और कल से हम आधुनिक भारत इतिहास देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।